अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने का सोच रहे हो तो आपको पहले फाइनेंशियल फंक्शन आना चाहिए। ये एक काम की चीज़ है। अब कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल फंक्शंस, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। हम फाइनेंशियल फंक्शन की मदद से क्या कर सकते हैं, हम ईएमआई कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम पीपीएमटी निकाल सकते हैं, आईपीएमटी निकाल सकते हैं, पीएमटी निकाल सकते हैं। पीएमटी का मतलब होता है पेमेंट टर्म्स, यानी कि ईएमआई कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, राइट। जो एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट आने वाला है, अगर आप कोई लोन लेते हो किसी से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, मतलब बैंक से बेसिकली, तो वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आपका जाएगा, कितना प्रिंसिपल अमाउंट आपका कट होगा, ये सारे कैलकुलेशंस हम यहाँ पे करेंगे। जो प्रिंसिपल अमाउंट पर मंथ जा रहा है, पर मंथ प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज पीपीएमटी, एंड इसका मतलब है इंटरेस्ट अमाउंट इन पेमेंट टर्म्स। अच्छे से याद रखिए, प्रिंसिपल अमाउंट इन पेमेंट टर्म्स एंड इंटरेस्ट अमाउंट इन पेमेंट टर्म्स। मतलब आप जो ईएमआई भर रहे हो, उस ईएमआई में ये जो 5 लाख रुपए आपने लोन लिया था, ध्यान से सुनिएगा, आपने 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, आपने लोन लिया है या आपने लोन दिया है, तो आपने जो 5 लाख लोन लिया है, 10 लाख लोन लिया है, उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट कट होते जाएगा। पूरा अमाउंट नहीं जाएगा जो आप ईएमआई भर रहे हो। मतलब आपने ईएमआई 12,000 भरा तो 12,000 के 12,000 इसमें 5 लाख में से माइनस नहीं होंगे, हर में कुछ अमाउंट माइनस होगा। वो कितना होगा वो हमें निकालना, मतलब ये हर एक महीने अलग अलग होगा, राइट। और उसमें इंटरेस्ट भी रहेगा। तो दो अमाउंट रहते हैं ना ईएमआई में, एक इंटरेस्ट भी रहता है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और साथ में एक प्रिंसिपल अमाउंट। तो वो दोनों को हम बाइफरकेट करेंगे। अब इसको डिवाइड क्यों करने की ज़रूरत होती है, मैं आगे बताता हूँ। पहले तो हम निकालते भाई पीएमटी, वो देख लेते हैं, ईएमआई कैलकुलेशन। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया यहाँ पे पर्सनल लोन आपने लिया है सपोज, उसका इंटरेस्ट रेट 12% आपको मिल रहा है, लोन अमाउंट 5 लाख और पीरियड 60, क्योंकि पर्सनल लोन लगभग 12 to 16% के आसपास होता है, ये एनुअल इंटरेस्ट रेट रहता है, ये याद रखिए। देखिए ये इंटरेस्ट रेट जो है ना 12% ठीक ठाक है। मतलब आप जो क्या बोलते हैं ना, जो किसे अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं उससे, अनसिक्योर्ड लोन जिससे कि जैसे साहूकार वगैरह से लोन लेते हैं बेसिकली, वहाँ पे भी अनसिक्योर्ड नहीं होता है, सिक्योरिटी होता है ओके। जो ज़मींदार रहते हैं वो लोग लोन देते हैं, पहले के लोग होते हैं ना, तो 1%, 2%, 3% ऐसे अलग अलग चार्ज करते हैं। तो वो बहुत खतरनाक लोन रहता है भाई। उसमें हम क्या बोलते हैं ना, हमारा ईएमआई नहीं कटता है वहाँ पे, हमारा बस इंटरेस्ट ही कटता है आप जब पे करते हो मंथली, और बाद में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो देने के देने ही रहते हैं, राइट। तो एग्जांपल ले लो, 5 लाख आपने लिया, 5 लाख 1% पे लिया, तो 5,000 रुपये आपको उनको देना है इंटरेस्ट, एज ए इंटरेस्ट 5,000, राइट। और ये प्रिंसिपल में से कट नहीं हो रहा है, वो इंटरेस्ट ही जा रहा है। तो इसलिए ये लोन थोड़ा सा मतलब अच्छा है, और आपको इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना चाहिए। पर्सनल ले लो या फिर आप घर के लिए होम लोन ले लो। होम लोन के लिए तो अच्छे खासे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आईटीआर रिटर्न होना चाहिए 3 साल का वगैरह, इसकी नॉलेज रख लो, राइट। आगे चलकर ज़रूरत पड़ती है हर एक को, क्योंकि डायरेक्टली कैश पे घर लेना भाई मिडिल क्लास फैमिली का आजकल बात नहीं बने। मेट्रो सिटीज़ में तो है ही नहीं बेसिकली, Tier 1 सिटीज़ में, Tier 2, 3 में तो थोड़ा बहुत चलो एडजस्ट हो जाता है। बट अगर आप Tier 1 में हो तो भैया आप प्रिपेयर करो अपने आप को पहले लोन के लिए। तो होम लोन के लिए क्या प्रोसीजर होती है, कितने डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ते हैं, 3 साल का आईटीआर क्यों लगता है, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन ले लो। फिलहाल तो ये जानकारी जनहित में जारी कर दी मैंने। हम जा रहे ईएमआई की तरफ, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि लोग मैंने जो गलती की ना वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनके बारे में, मुझे कैलकुलेशंस के बारे में पता था, लेकिन मैंने आईटीआर वगैरह इतने ध्यान नहीं दिया। बोले यार अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा लगता है, लेकिन हम हर किसी को ज़रूरत पड़ती है यार। तो यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पीएमटी फॉर्मूला। अब मेरे पास इंटरेस्ट रेट है, मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, 5 लाख का लोन मुझे लेना है, और कितने पीरियड के लेना है, ये मंथ्स में है। सो ये 60 डेज है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें है ना, ये कहाँ पे देनी है, कैसे पीएमटी जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो रेट, एन पर, पीवी, एफवी, टाइप, ऐसे 5 आर्ग्यूमेंट है। तो रेट क्या है, रेट तो आपको पता है ऊपर इंटरेस्ट रेट है। एन पर क्या है, एन नंबर ऑफ पीरियड, मतलब हमारे मंथ्स कितने, ईयर या मंथ्स जो भी है। यहाँ पे हमने ईयर में लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, फिलहाल मंथ में लिखा है। फिर पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, और आगे के 2 आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है, नहीं दिए तो भी चलेंगे। एफवी तो हमें इसमें ज़रूरत नहीं, टाइप भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे पीएमटी क्या होता है पहले अच्छे से समझ लो। यहाँ पे पहले रेट में देता हूँ, रेट डिवाइड बाय 12, ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है, इसीलिए रेट को डिवाइड बाय 12 करना ना भूलिए, कॉमा कीजिए। एन पर, एन नंबर ऑफ पीरियड, दूसरी सेल देखो C4 मैंने सिलेक्ट की है, गुड, कॉमा पीवी यहाँ पे हम देंगे ये वाली वैल्यूज़, एंड आपको आगे की वैल्यूज़ ऑप्शनल है। तो अभी आप एंटर करने के लिए रेडी हो गए, मैं तो रेडी हो गया हूँ, मैंने एंटर किया। लेकिन क्या ये जो ईएमआई आ रहा है ये कैलकुलेशन करेक्ट है, लेकिन ये नेगेटिव में आ रहा है, राइट। ये ईएमआई नेगेटिव में आ रहा है, उसे हम पॉजिटिव में करने के लिए बस यहाँ पे माइनस दे देंगे।
राइट तो ये वैल्यूज़ नेगेटिव में आती है हमेशा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एज EMI कट हो रहा है, माइनस करना है, इसलिए शायद ये इन्होंने माइनस रखा होगा। मैंने भी गूगल पे सर्च किया इसके ऊपर, बट आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर आंसर, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों दिया। लेकिन हमें माइनस वैल्यू रखनी नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि आगे चलकर हमें जो भी इसका कैलकुलेशन करना है तो इसे प्लस में कन्वर्ट करना है। तो बस एक काम करो, सिंपल सा PV के आगे यहाँ पे माइनस दे दो और एंटर करो। जनरली ये आपके पॉकेट में से जाता है, इसलिए उन्होंने रेड में और माइनस में रखा है, मतलब माइनस वैल्यू रहेगी तो वो रेड में आ ही जाती है। तो यहाँ पे 11,122 EMI आपका लगेगा। देखिए अगर यही लोन 120 मंथ्स के लिए आप लेते हो तो मतलब 10 साल के लिए, तो आपका EMI कम हो रहा है। वाह क्या बात है, EMI कम हो रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाएगी। राइट मैं आपको बताता हूँ क्या पे। यहाँ पे देखिए 10 साल के लिए लिया, 5 साल के लिए लिया तो ये हो गया। तो अभी जो टोटल अमाउंट आप पे करोगे ना इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस होता है। राइट आप 60 महीना पे करोगे यही EMI, तो आपका टोटल अमाउंट हो रहा है 6,67,000 मतलब 6,67,000। और अगर मैं इस अमाउंट को माइनस करूंगा इस अमाउंट से जो मैंने ली थी, मैंने लोन लिया था 5 का, मैंने भरा है 6 लाख 5 साल में, तो मैंने इतना इंटरेस्ट भरा है। तो अब अगर आप देखोगे 120 मतलब 10 साल के लिए आप लेते हो तो ये EMI तो कम हो रहा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट दुगना जा रहा है। आप अगर इसे 20 साल के लिए लेते हो तो भैया पूछो मत आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हो। राइट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 आपने लिया था, 13 आपको भरने, क्योंकि आपने 8 लाख इंटरेस्ट, क्योंकि अपना पीरियड भी बहुत बड़ा है तो 8 लाख आपका इंटरेस्ट जाएगा। तो आपने जितना लिया था उससे तो कहीं ज़्यादा आपका इंटरेस्ट यहाँ पे जा रहा है। सो पीरियड बहुत मैटर करता है कि आप कितने शॉर्ट पीरियड के लिए ले रहे हो। आई थिंक सो 18 मंथ्स, आप एक कम से कम पीरियड 18 मंथ्स रहता है लोन का, उससे कम तो नहीं ले सकते क्योंकि उनका भी तो फ़ायदा होना चाहिए। तो ये आप 18 महीने के लिए अगर लेते हो तो आपका होता है यहाँ पे 50,000 रुपये इंटरेस्ट। 5 लाख का 50,000 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आपने पैसा यूज़ के लिए लिया है भाई, तो पैसे का पैसा देना पड़ेगा आपको। सो फाइनली आपको EMI कैलकुलेशन तो आइडिया आ चुका होगा फॉर्मूला में। यहाँ पे एक और ऑप्शन मैं बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, जो कि यहाँ पे FV तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमें, कोमा कर दो और एक कोमा कर दो, FV को हटा के हम टाइप में जाते हैं। क्योंकि अगर एक आर्ग्यूमेंट स्किप करना है आपको स्किप कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, तो वो ऑप्शनल है तो मैं इसे स्किप करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शनल नहीं उसे स्किप नहीं किया जा सकता, रेट एन पर और PV को, FV को स्किप कर सकते हैं आप, तो मैंने उसे स्किप किया। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है 0 एंड ऑफ द पीरियड एंड बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रहता है, एंड ऑफ द पीरियड ही रहता है, 1 नहीं रहता। अगर मैं 1 लेता हूँ बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, क्या मतलब क्या होता है इसका, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखिए 1,60,000 आ रहा है, और 1 की जगह अगर मैं इधर 0 करता हूँ तो 1,67,000 आ रहा है। 7,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं इंटरेस्ट में। तो ये होता क्या बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 0 ही होता है, यहाँ पे 1 नहीं होता है। तो 1 का मतलब बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होता है, लेकिन होता क्या ये 1, बेसिकली आप लोन लेते हो, उसका लोन का पहला हफ्ता जो है ना, आपका जो क्या बोलते हैं ना, लोन पीरियड चालू होने से पहले भर रहे हो। मतलब आज आपने लोन लिया और आज ही आपने पहला हफ्ता भर दिया, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो आपका ऑफकोर्स 30 डेज का इंटरेस्ट कम लगेगा, इसलिए वो 7,000 कम हो जाते हैं। राइट और हमेशा लोन में क्या होता है कि आपने आज लोन लिया तो 30 दिन के बाद ही आपको पहला हफ्ता भरना है, ऐसा ही रहता है उनका प्रोसीजर। तो वो एंड ऑफ द पीरियड ही उसे कैलकुलेट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर आपको बिगिनिंग चाहिए तो बिगिनिंग तो कोई करता नहीं है, लेकिन आपको बिगिनिंग चाहिए, एक महीने का इंटरेस्ट बचाना है। जैसे आपने 5 लाख लोन लिया, अप्लाई किया था, 5 लाख लोन आ गया, लेकिन आपको बाद में पता चला कि यार ये जो लोन है ना, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही, मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो मैं क्या करूँगा, पहला बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से लोन चालू करूँगा, 30 डेज पहले ही चालू करूँगा। उनको बोलूँगा कि मुझे बिगिनिंग ऑफ द पीरियड दो, मैं आज से इंटरेस्ट भरने, आज से EMI पहला भर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, 30 दिन का आपका इंटरेस्ट बचेगा। बट बेसिकली ऐसा तो मुझे नहीं लगता वो लोग करते होंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन में उन्होंने ऑप्शन दिया है कि भाई रखना ही नहीं, ऑप्शनल है ना ये फिलहाल। तो ये आइडिया मैंने आपको दे दिया, चलो ठीक है। अब इस अमाउंट में ये जो 11,122, इसमें आपका ये तो इंटरेस्ट निकल गया और ये इंटरेस्ट निकल गया और ये प्रिंसिपल है। तो इस अमाउंट में टोटल 2 अमाउंट आते हैं, ये 11,000 में 2 अमाउंट आते हैं, एक आता है इंटरेस्ट, एक आता है प्रिंसिपल। तो उन्हें अलग अलग कैसे करें, अब अलग अलग करने की ज़रूरत क्यों है। जैसे आप एक लोन ऑफिसर और आपको किसी पर्टिकुलर क्लाइंट ने खाली 30 महीने का ही EMI पे किया है, तो 30 महीने में आपके पास कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ, या 5 दिन का ही EMI भरा है तो 5 दिन में आपके पास कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कितना प्रिंसिपल रिसीव हुआ, क्योंकि अलग अलग है ना दोनों। आपके पास टोटल अमाउंट पता चलेगा आपको, आप ऐसा करोगे दिस मल्टीप्लाई बाय 5, टोटल अमाउंट आ चुके आपके पास 55,000, लेकिन 55,000 में इसमें से कितना प्रिंसिपल है, क्योंकि प्रिंसिपल हर एक EMI में अलग अलग होता है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, हर एक महीने में अलग अलग। मैंने यहाँ पे 30
30 नहीं 60 महीने की पूरी पूरी यहाँ पे नंबर डाल दिया है, तो हर एक महीने में प्रिंसिपल अलग अलग आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है प्रिंसिपल अमाउंट इन पेमेंट टर्म्स, राइट। तो प्रिंसिपल अमाउंट इन पेमेंट टर्म्स यानी कि PPMT फॉर्मूला सीखो, IPMT सेम है, कॉपी पेस्ट मारना है बस, कुछ करना नहीं, क्योंकि वो बस अलग रिजल्ट देगा, इतना ही है। रेट एन पर, देखिए रेट पर एन पर PV, 4 आर्गुमेंट देने हैं, रेट पर एन पर PV। सो हमारा रेट क्या है, ये है हमारा रेट, इट शुड बी डिवाइड बाय 12, एनुअल इंटरेस्ट रेट है, कोमा, उसके बाद रेट के बाद पर क्या है, ये राइट, पर मंथ है ना, ये है पर मंथ्स, याद रखो पर मंथ्स के लिए पर, कोमा एन पर, एन नंबर ऑफ पीरियड, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने, ये है एन नंबर ऑफ पीरियड, और कोमा PV मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, ये है। और अगर अब मैं एंटर करूंगा तो रिजल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन एंटर करने के पहले रुकिए, ये हमें ड्रैग भी करना है फॉर्मूला। तो ड्रैग करना है तो पहली सेल तो फिक्स रहेगी, क्यों रहेगी भाई ये सेल फिक्स, क्योंकि ये C2 यहाँ पे एक ही जगह पे, और जब मैं ड्रैग करूंगा तो सबके लिए C2 फिक्स होना चाहिए। उसके बाद फिक्स तो आपको पता है ना, फिक्स रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस, मेरे पार्ट देखते आ रहे होंगे तो आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद C4 को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, और C3 को भी फिक्स करना, ये तीनों को ही फिक्स किया। E2 को क्यों नहीं, क्योंकि E2 यहाँ पे चेंज होते जा रहा है, E2 ये है, दिख रहा है ना, और E2 का E3, E4, E5, E6 ऐसा होना चाहिए E2 का, समझ में है E2, ओके। आई मीन टू से E2 का क्या होना चाहिए आपको क्लियर हो चुका होगा, और एंटर कीजिए और बाकी सब फिक्स रहेगा। लेकिन इस निगेटिव का काम जो है तमाम करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, PV के आगे देखिए माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा, जिससे वो पॉजिटिव में आ जाए, और बल्ले बल्ले ये देखिए हमारे सारे के सारे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट का कैलकुलेशन उसने कर दिया है। तो इस EMI में है 6122 पहले EMI में, दूसरा EMI जब मैं भरूंगा तो ये इतना होगा। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे बढ़ते जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ते जाएगा। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले IPMT भी कैलकुलेट करते हैं, सेम है, देखिए रेट डिवाइड बाय 12 कोमा सेम पर, मैं वही कॉपी पेस्ट करूंगा तो भी चलेगा, मैं दिखा रहा हूँ बस टाइप करके, कोमा पर के बाद एन पर, ये रहा कोमा, फिर उसके बाद माइनस प्रिंसिपल वैल्यू, और आपको कुछ चीज़ें फिक्स करनी, जो कि ये C2, C4, C3 फिक्स करो, एंटर करो, ओके। ये फिक्स क्यों करना है आपको पता है, ये देखिए सभी सेल में उसकी लोकेशन फिक्स रहती है, नीचे वाले सभी फॉर्मूलाज में, राइट। और ये E6 हो रहा है क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली बढ़ना चाहिए। तो इंटरेस्ट सबसे पहले ज़्यादा कलेक्ट किया जा रहा है, इंटरेस्ट देखिए 5000, फिर कम होते जाएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये रूल ही रहता है कंपनीज का कि भाई इंटरेस्ट मतलब रूल ही बेसिकली कि भाई पहले इंटरेस्ट ज़्यादा कलेक्ट किया जाए। तो इंटरेस्ट यहाँ पे देखेंगे तो 5 महीने के बाद कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, 5 ही ले लो, 6 हो गया। तो 5 महीने के बाद आपके पास 24,000 इंटरेस्ट रेट आ जाता है। यहाँ पे नीचे आप कैलकुलेशन में देख सकते हैं 24,000 इंटरेस्ट रेट, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नीचे जाऊँ और 30 महीने का करूँ तो मुझे टोटल 1,67,000 ये इंटरेस्ट है। तो पहले 30 महीने में मेरे पास 1,20,000 आ जाता है। ये देखिए नीचे देखिए सम, पहले 30 महीने का मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ और 1,20,000 आ जाता है। या फिर अगर आप आगे देखो, ये देखिए ना इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहा है, और लास्ट के महीने में अगर सपोज उसने EMI डूबा भी दिया, मतलब दिया नहीं, तो लास्ट के 5 महीने का या 7-8 महीने का देखिए इंटरेस्ट बस 4,000 बचता है, 1,67,000, मतलब कम इंटरेस्ट रेट हो जाता है, और प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा बाकी रहता है। तो उसने हाँ इंटरेस्ट तो हमने अच्छे से कमा लिया, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट भी उसे वसूल करना है। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रह गया लास्ट के महीने में, राइट। प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ते जाएगा और दोनों का इंटरेस्ट देखिए, EMI आपको उसको भरना जो है EMI उतना ही भरना है, 11,122, राइट। ये देखिए दोनों की टोटल अगर हम करेंगे सो इट विल बी सेम, देखिए सब जगह पे सेम ही मिलेगी क्योंकि EMI है ना बेसिकली। तो आपको इन दोनों में से अमाउंट, इस अमाउंट को बाइफरगेट किया हमने, इस अमाउंट को यहाँ पे बाइफरगेट किया है, और इनके अगर टोटल निकालेंगे ना, नीचे हम टोटल निकाल लेते, यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला लगाने के लिए अल्ट इज इक्वल टू एंटर, ओके। तो यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे 1,67,000, बराबर है ना, सही है ना, सही है भैया। ये देखिए 5 लाख और ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये इंटरेस्ट, वही प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट, और यहाँ पे EMI। तो ये कैलकुलेशन तो आपको समझा होगा डेफिनेटली कि भाई कैसे करते हैं कैलकुलेशन, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। एक बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस है तो अब परफेक्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।